वेलकम टू प्री मेड पल्स। आज की वीडियो के अंदर हम सिंध बोर्ड क्लास 9 बायोलॉजी के चैप्टर 2 के जो टॉपिक्स रिमेनिंग रह गए हैं, बहुत छोटे चैप्टर है, वो डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो के अंदर हमने बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है विद एग्जांपल, विद कंप्लीट एक्सप्लोरेशन, ईच स्टेप बाय स्टेप विद कंप्लीट चार्ट। और इसका क्वेश्चन किस तरह अटैम्प्ट करना है बोर्ड के अंदर, वो भी मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया है, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं चैनल के अंदर। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जब भी एहतियातन। अच्छा, सबसे पहला हमारे पास जो टॉपिक रह गया था थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल का था। अच्छा, जब हमारे पास साइंटिफिक मेथड की मैंने पिछली वीडियो में किया था जो डिस्क्राइब, उसको मैं बस थोड़ा सा समराइज़ कर देता हूँ कि साइंटिफिक मेथड क्या होता है। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, किसी मेथड को एक्सप्लोर करते हैं, मेथड का यूज़ करते हैं। वो मेथड कहलाता है बायोलॉजिकल मेथड या साइंटिफिक मेथड। अगर हम इसको अदर फील्ड्स में डिस्कस करेंगे, जैसे साइंस में और केमिस्ट्री में और फिज़िक्स में, तो हम इसको कहेंगे साइंटिफिक मेथड। और यही मेथड बायोलॉजी के अंदर जब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा तो बायोलॉजिकल मेथड कहलाएगा। ये डिफरेंस होता है साइंटिफिक और बायोलॉजिकल मेथड में। बाकी स्टेप्स तकरीबन सेम होते हैं, ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। 80% सेम ही होते हैं, 20% थोड़े से अलग हो सकते हैं, बाकी तकरीबन सेम होते हैं। अच्छा, तो हम लोग पूरा स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं उस प्रॉब्लम की, फिर उसके बाद उसके अंदर हम उसको हाइपोथेसिस देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं, देन एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर एक हम रिज़ल्ट लिखते हैं और कंक्लूजन निकालते हैं। अगर हमारी हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट पे सही उतर जाती है तो हम कहते हैं ये जो हमारे पास जो हाइपोथेसिस थी ये थ्योरी बन गई। सही है, बार बार थोड़े से एक्सपेरिमेंट करने पे हमारे पास थ्योरी जो हाइपोथेसिस जो है सही आ जाती है, तो हम उसको बोल देते हैं थ्योरी बन गई। अ वेल टेस्टेड एंड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फिनोमेना। वो वेल टेस्टेड यानी कि जो बार बार टेस्ट करके, और हाईली रिलायबल साइंटिफिक यानी कि जो रिलाय हो सके, जिन पर रिलाय हो जाए साइंटिस्ट आपस में, तो वो वाली जो स्टेटमेंट होगी वो कहलाती है थ्योरी। और जबकि थ्योरी के बारे में ये बात याद रख लें कि थ्योरी को रिजेक्ट किया जा सकता है। हर थ्योरी सही नहीं हो सकती, यानी कि थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी ऐसी हैं जो आगे जाके लॉ बन जाती हैं, लेकिन सारी थ्योरीज लॉ नहीं बनती। थ्योरी को रिजेक्ट किया जा सकता है, क्योंकि कहीं पर आपने देखा होगा लॉ लगा हुआ होता है और कहीं पे आपको थ्योरी लगा हुआ दिखता है। तो ये बहुत सारी जगहों पर जब आप कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स पढ़ रहे होते हैं तो आपको कहीं पे थ्योरी लगा हुआ दिखता है और कहीं पे आपको लॉ लगा हुआ दिखता है। जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वो लॉ ऑफ एवोल्यूशन नहीं है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है। थ्योरी और लॉ में डिफरेंस को समझने की कोशिश करें। थ्योरी रिजेक्ट हो सकती है जबकि लॉ को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता, ये भी बात याद रखिएगा। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो कि हम रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आगे जाके हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिख गई जिसके ज़रिए हमें ये पता चल गया कि इंसान की जो इर्तिका है वो पीछे ऑर्गेनिज्म से नहीं हो रही, आपस में वो इंटरलिंक नहीं हो रहे, सही है, तो वो हम लोग रिजेक्ट आगे जाके एक्सपेरिमेंटेशंस जो है वो करके इसको रिजेक्ट किया जा सकता है। इसने ये लॉ नहीं बना। और ये वैसे भी थ्योरेटिकल हमें सिर्फ एक्सप्लेनेशन है, प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन इसकी नहीं है, जो कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की है। उसकी दूसरी जानिब साइंटिफिक लॉ या प्रिंसिपल जो कहलाता है उसकी मीनिंग क्या होती है। अब कोई ऐसी थ्योरी जो साइंटिफिक लॉ बनता है वो थ्योरी से बनता है। जैसे थ्योरी बनती थी हमारे पास रिजल्ट से या कंक्लूजन से, हाइपोथेसिस के ज़रिए बनती थी, जबकि लॉ जो होगा वो थ्योरी से बनता है। अब एक थ्योरी है, ऐसी थ्योरी है जिसको हम बार बार टेस्ट कर रहे हैं और वो सारे एक्सपेरिमेंट्स पे सही जा रही है कि कोई उसमें गलती गुंजाइश की ज़रा सी भी गलती नहीं है उसके अंदर, तो हम उस थ्योरी को लॉ बना देते हैं। A scientific law is uniform and constant fact of नेचुरल फेनोमेना। जो ये बिल्कुल कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्म होता है, यानी कि चेंज नहीं हो सकता। ये ऐसा फैक्ट होता है जो कभी चेंज नहीं हो सकता। इसको बार बार साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंटेशंस परफॉर्म करते हैं, तो उनको ये दिखता है कि इसके अंदर ज़रा बराबर भी उनको कन्फ्यूजन पेश नहीं आ रही, तो ये क्या कहते हैं, इसको लॉ कंसिडर कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो हम इसकी एग्जांपल ले सकते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जिसको आप ये इसलिए इसके साथ हमारे पास न्यूटन्स लॉ लगा हुआ होता है। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, उसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते, वो आज तक सही है, कितने सदियों से सही चलते हुए आ रहे हैं और आज तक उनमें कोई गलती पेश नहीं आई है। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट जो न्यूटन ने दिया आज तक वो माना जाता है, और न्यूटन ने जो लॉज ऑफ मोशन दिए वो भी आज तक माने जाते हैं। तो इससे ये बात साबित हो गई लॉ कैन नॉट बी रिजेक्टेड। अगर आपको डिफरेंस लिखने के लिए आ जाए पेपर के अंदर, डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सवाल इंपॉर्टेंट है थ्योरी और लॉ का, कि इसका डिफरेंस दे दें
तो आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी होगी कि वेल टेस्टेड है, हाईली रिलायबल है थ्योरी, और जबकि लॉ जो है यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट फैक्ट है ऑफ नेचुरल फेनोमेना। इसके अलावा थ्योरी का बता दें, थ्योरी कैन बी रिजेक्टेड, लॉ कैन नॉट बी रिजेक्टेड। एग्जांपल दे दें एवोल्यूशन की, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, वहाँ पे न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। और लॉ के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो बायोलॉजिकल साइंस है वो लॉ के अंदर बहुत ही कम है, यानी कि लॉ बायोलॉजी के अंदर कम पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू थ्योरीज पाई जाती हैं ज़्यादातर, लॉज कम है क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट फैक्ट नहीं है कोई भी लाइफ का। ज़्यादातर जो फैक्ट हैं वो चेंज होते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। इतनी पजलिंग जो नेचर है लाइफ की अल्लाह ताला ने, कुदरत ने रखी है, अल्लाह ताला ने रखी है इंसान को या लिविंग ऑर्गेनिज्म को इस तरह कॉम्प्लेक्स बनाया है कि इंसान उस पर गौर करने पर मजबूर हो जाता है। फिर उसके बाद हमारे पास है डेटा ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन है वो बायोलॉजी के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंट रखता है। इम्पॉर्टेंस है इसकी क्योंकि जब तक हम लोग डेटा को ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हम लोग कोई भी चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जब हमारे पास सारे रिजल्ट्स कंक्लूड हो जाते हैं फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने रिजल्ट्स को या डेटा को ऑर्गेनाइज करके दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ट और इन द फॉर्म ऑफ टेबल। अच्छा, फिर डेटा एनालिसिस के अंदर भी दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारे पास रेशो और दूसरा है प्रोपोर्शन। रेशो क्या होता है, दो क्वांटिटीज़ को जब हम आपस में कंपेयर करेंगे तो वो कहलाता है रेशो। रेशो क्या होता है, इज अ कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यूज़ एक्सप्रेस एट एज अ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन की सूरत में दो डॉट लगा के हम बीच में उनको जो कंपैरिजन करें वो कहलाता है रेशो। जैसे एक प्लांट है, उसके पास जो है हमारे पास 4 सेपल्स हैं, सेपल्स और ऑलमोस्ट 12 पेटल्स हैं। सही, बुक में भी ये एग्जाम्पल है, देख सकते हैं हम लोग। 4 सेपल्स हैं और 12 पेटल्स हैं। सही, आप आगे पीछे भी ले सकते हो, कोई और सी एग्जाम्पल भी ले सकते हैं हम। तो अगर हम इसको रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 4:12 लिखेंगे। सही, अब इसको दूसरी तरीके से काटम पीटी करके जैसे 4 × 4 4 3 12, इसको हम दूसरी सूरत में 1:3 भी लिख सकते हैं, वो भी करेक्ट है, वो भी करेक्ट है, दोनों की मीनिंग सेम ही है। सही है, तो ये तो होगी रेशो की बात। प्रोपोर्शन क्या होता है, प्रोपोर्शन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो कि ये स्टेट करती है कि दोनों जो रेशोज़ हैं, दो रेशोज़ हैं वो बराबर हैं। अब दो रेशोज़ कब बराबर होंगे कि ऐसी सूरत में कि एक रेशोज़ को आप थोड़ा सिंप्लीफाइड करके काट के थोड़ा सा, जैसे तो उसके अंदर हम जैसे अभी हमने एग्जाम्पल ली थी ये सेपल और पेटल वाली, जिसमें हमने 4 × 1 = 4 4 3 = 12, एक बनाया था हमने 4:12 का रेशो और दूसरा बनाया था 1:3 का रेशो। तो ये दोनों रेशो आपस में बराबर हैं, लेकिन ये हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं पता चल रहा है बल्कि हमें रेशो की सूरत में पता चल रहा है कि दोनों रेशोज आपस में बराबर हैं। तो जब दो रेशोज आपस में बराबर होंगे तो उनके दरमियान अगर हम कोई रिलेशन निकालेंगे तो वो कहलाता है प्रोपोर्शन, और इसके अंदर हम लोग 4 डॉट लगाते हैं बीच में, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, ये तो हो गई रेशो और प्रोपोर्शन की बात। इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास मैथमेटिक्स एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस। मैथमेटिक्स का क्या रोल है साइंटिफिक प्रोसेस के अंदर, साइंटिफिक मेथड के अंदर। तो मैथमेटिक्स का जो हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि बायोमैथमेटिक्स जो हमने पढ़ा था उसमें मैंने बताया था कि बायोलॉजी के अंदर मैथमेटिक्स भी एक अहम किरदार अदा करती है, उसका रिलेशन है बायोलॉजी के साथ। तो इसी तरह मैथमेटिक्स जब तक नहीं होगी तो हम किसी डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। डेटा को कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो हम लोग कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर सकते, कोई भी हम ऑब्जर्वेशन नहीं ले सकते, कोई भी हम ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस नहीं दे सकते। तो मैथमेटिक्स इंटीग्रल पार्ट है, अहम किरदार अदा करती है। और इसके अलावा ये प्रिडिक्ट करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं नेचुरल फेनोमेनास को। मैथमेटिक्स की मदद से ही हम नेचुरल फेनोमेनास को एक्सप्लोर कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हमें किसी भी चीज़ की पॉपुलेशन अगर निकालनी है, जैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का डेटा कलेक्ट करना है, उनकी पॉपुलेशन निकालनी है। जैसे अगर हम लोग कोरोना वायरस की एग्जांपल लें तो कोरोना वायरस में बहुत सारे लोग इफ़ेक्ट हो रहे थे इससे। अब उसका डेटा कलेक्ट करने के लिए जो हमारे पास सर्वेस पे आते हैं तो उन्होंने क्या कि एक चार्ट में बनाया होगा, उसका पूरा डेटा कलेक्ट किया होगा, कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं, कितने लोग नहीं हो रहे, कितने लोगों की मौत हो गई है और कितने लोग रिस्क में हैं। ये सारी जो डेटा कलेक्शन हुई होगी, ताकि इसके मदद से ये लोग क्या करते हैं, फिर आगे साइंटिफिक प्रोसेस को एक्सप्लेन करते हैं कि वायरस का किस तरह का जो है नेचर है, कैसे लोगों को ये अफेक्ट कर रहा है। तो इस जब तक मैथमेटिक्स नहीं होगी तो हम लोग बायोलॉजिकल मेथड बिल्कुल बेकार हो जाएगा। मैथमेटिक्स मॉडल के अलावा हमें एक और बात ये याद रख लें कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों है, इसके बारे में थोड़ी सी पॉइंट्स आपको हाईलाइट कर देता हूँ।
Mathematical models are increasingly used to be interpret biomedical data. These are equations or formulas that can predict or describe natural occurrences. One key role mathematics in biology is the creation of mathematical model. सही, जब तक हमारे पास मैथमेटिक्स नहीं होगी हम कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकते और हम लोग कोई भी किसी भी डेटा को कलेक्ट नहीं कर सकते. तो यानी कि मैथमेटिक्स जो है बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, क्रूशल पार्ट प्ले करती है बायोलॉजिकल मेथड में या बायोलॉजी के अंदर ही. तो हम मैथमेटिक्स को नज़रअंदाज नहीं कर सकते. तो दिस इज़ द कंप्लीट चैप्टर. अब हमारा कंप्लीट हो गया, चैप्टर कंप्लीट हो गया, हमारा चैप्टर हैज़ बिन कंप्लीटेड सेकंड चैप्टर. इसके अलावा हम इसके एक्सरसाइज के सॉल्यूशन देंगे. इसकी वन शॉट वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 वीडियोस पर ही मुश्तमिल है. एक में पूरा बायोलॉजिकल मेथड समझा दिया और दूसरे में ही हमने समझा दिया. तो छोटी सी वीडियोज़ ही हैं. और जो पहले चैप्टर है मैंने उसकी वन शॉट वीडियो अपलोड की है चैनल के ऊपर, जो कि 22 ऑलमोस्ट मिनट की है और उसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं. यानी कि आप एक बार उस वीडियो को देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू.